दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार में बाढ़। बाढ़ की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे या हम लोग भूमिका कैसे लिखेंगे बाढ़ की। फिर बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है और फिर बिहार में बाढ़ आने का जो उसके बाद प्रभाव क्या हो सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बाढ़ से बचने का क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे बाढ़ पर बिहार सरकार की प्रबंधन की नीति क्या है। क्योंकि बाढ़ भी एक आपदा में घोषित हो जाता है। आपदा प्रबंधन अलग से ही एक टॉपिक है और आपदा प्रबंधन पे हम लोग पूरे एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल से लेकर के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और गांव स्तर पर एनडीआरएफ की टीम या आपदा प्रबंधन की टीम कैसे काम करती है। वो आपदा प्रबंधन एक अलग से हम लोग पूरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं बाढ़। बाढ़ के सबसे पहले तो हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा हम लोग किस और कैसे लिखेंगे। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार जब नदियों का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और वह अपने तटबंधों को तोड़ करके बाहर बहने लगती है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। यानी नदियों का जल स्तर अधिक बढ़ जाता है और वो अपने जो भी तटबंध बनाए जाते हैं उसे तोड़ करके बाहर जब बहने लगती है तो उसी को हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं या बाढ़ कहते हैं। 1960 के दशक में बिहार में लगभग 25 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित थे, जबकि वर्तमान में 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के 38 जिला में से लगभग 28 जिला बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 20 जिला उत्तरी बिहार का है और 8 जिला दक्षिणी बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। दक्षिणी बिहार का मुख्य रूप से पटना और जहानाबाद बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहता है। आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे, बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होने वाला ये क्षेत्र हो गया। ठीक है, जैसे सुपौल हो गया, अररिया हो गया, इत्यादि क्षेत्र आपका बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हो गया। फिर आपका किशनगंज और नीचे चले जाइए, ये सब क्षेत्र हो गया अत्यधिक प्रभावित। और पूरे नॉर्थ बिहार आप देख रहे होंगे बाढ़ से ही प्रभावित है, तो अधिक पूरे नॉर्थ बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है। वही साउथ बिहार सूखा से प्रभावित रहता है। यही साउथ बिहार का पटना और जहानाबाद मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो ये मैप हो गया। जहां भी आप लोग को मैप घुसाने की जरूरत हो, मैप जरूर आप लोग आंसर राइटिंग में घुसाइए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं बाढ़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से तो बाढ़ के कारण को भी दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक रूप से भी बाढ़ आते हैं और मानवीय रूप से भी। तो प्राकृतिक में हम लोग देखते हैं अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। लगभग बिहार में होने वाली मौसमी जो भी वर्षा होती है वह 80% वर्षा मानसून के समय ही होती है। ठीक है, तो ये जो तराई क्षेत्र है, जो नेपाल से जो तराई क्षेत्र है, जितने भी बाढ़ आते हैं, बाढ़ आने का मैक्सिमम कारण नेपाल जो हिमालय पर्वत है वहां से जो तराई का क्षेत्र से होते हुए जो पानी आता है और उसी के माध्यम से कोसी नदी या जितने भी नॉर्थ बिहार के नदियां उसमें जल स्तर ऊपर हो जाता है, वही बाढ़ लाती है। ठीक है, 2019 में भी जो बाढ़ लाया था वो मुख्य रूप से नेपाल और भारत में जो बाढ़ आया था वो तराई क्षेत्र या हिमालय पर्वत से ही जो पानी आई थी उसी के माध्यम से बाढ़ आया था। ठीक है, तो 2008 में भी जो 2008 या 2019 की जो बाढ़ हुई थी नेपाल के माध्यम से ही बिहार में बाढ़ आया था। ठीक है, नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों का मार्ग परिवर्तन भी तेजी से होता है। कोसी नदी का देखिएगा मार्ग परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है। पिछले 100 वर्षों में कोसी 120 किलोमीटर अपना मार्ग बदल चुकी है। ठीक है, यानी 120 किलोमीटर में 120 किलोमीटर कोसी अपने मार्ग पश्चिम की तरफ चली गई है।
तो ये नदियों का मार्ग परिवर्तन, कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। तो 120 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कोसी खिसक गई है। तो ये नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण भी प्राकृतिक रूप से बाढ़ आता है। नदियों में गाद जमना, नदियों में गाद नियमित रूप से सफाई नहीं होते, नदियों में गाद जम जाने से नदियां समतल हो जाती है, उसके तटबंध कम ऊंचा हो जाते हैं, जिसके कारण जब बारिश का पानी या मानसून का पानी आता है वो अपने चारों तरफ फैल जाता है। ये कारण एक बहुत महत्वपूर्ण है। तटबंधों का टूटना, बहुत सारे तटबंध कमजोर हैं या पुराने पड़ गए हैं, तटबंध टूट जाने के कारण बाढ़ आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे भूस्खलन। भूस्खलन के माध्यम से भी बाढ़ काफी आती है। जो हिमालय की तराई है या हिमालय के जो ढलान क्षेत्र है उसमें जो भी पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो चुके हैं। हिमालय नेपाल में बहुत सारे जंगल सफाया हो चुके हैं शहरों का विकास के लिए। तो जंगलों की कटाई के माध्यम से बारिश का पानी अधिक ढलान से आती है, जिसके कारण भूस्खलन की समस्या एक विकट समस्या है। अब हम लोग मानवीय कारण के रूप में देखेंगे। ये तो प्राकृतिक कारण हो गया। मानवीय कारण में वन विनाश हो गया, वन का तेजी से विनाश हो रहा है, नदियों का अतिक्रमण किया जा रहा है। नदियों में आप लोग देखेंगे कि अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने लोग झोपड़ी लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं गंगा नदी में, गंगा नदी के दूर तक अगर चले जाइएगा तो आपको झोपड़ी नजर आ जाएगा या लोग रहते हुए नजर आ जाएंगे। तो नदियों के अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। लोग नदियों के किनारे जाकर घर बना लेते हैं, नदियों के बीच में भी घर बना लेते हैं। तो अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। भूमि उपयोग में परिवर्तन यहाँ के होने लगा है, ठीक है। भौतिकवादी विचार लोगों के होने लगा, भौतिकवादी विचार होने लगा। भौतिकवादी विचार का मतलब है कि सुख सुविधा में लोगों की बढ़ोतरी हुई है, और सुख सुविधा में बढ़ोतरी हुई है, जंगलों की कटाई इसके माध्यम से होने लगी है। लोग तरह तरह का फर्नीचर लोग एक साल यूज नहीं किए कि उसको हटा देते हैं, और एक साल यूज किए नहीं कि हटा देते हैं तो दूसरा फर्नीचर वो खरीदेंगे। तो फर्नीचर कहाँ से? मेन पेड़ पौधा और जंगलों की कटाई के माध्यम से ही संभव है। प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही भी एक मुद्दा है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही अगर नहीं रहती तो कोई न कोई अभी तक ठोस रूप से समाधान जो भी है बाढ़ पे निकाल लिया जाता है, जो हर एक साल लगभग बिहार में बाढ़ आता ही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाढ़ का क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। बाढ़ का सबसे पहले तो हम पलायन के रूप में देखते हैं। जो अभी आपदा प्रबंधन या कोरोना वायरस के चक्कर में देखे होंगे बहुत सारे मजदूर पलायन सबसे बड़ी समस्या है। लगभग बिहार के 1/3 आबादी पलायन कर जाती अपनी रोजी रोजगार के चक्कर में। तो ये चीज बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या है क्या, नॉर्थ बिहार आप देख रहे हैं कि पूरा बाढ़ की स्थिति में रहता है, साउथ बिहार सूखा की स्थिति में, न यहाँ ढंग से औद्योगिक क्षेत्र है, न लोगों को के पास रोजगार है। तो करेंगे क्या, दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। लगभग 1/3 आबादी बिहार का पलायन करती है। तो ये पलायन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। गरीबी भी बाढ़ के कारण उपज होती है, क्योंकि वहां के क्या होता है, लोगों के घर का नुकसान हो जाता है, लोगों के मवेशियों का नुकसान होता है, लोगों की फसल बर्बाद होता है, यहाँ तक कि लोगों का घर उजड़ जाता है, जान माल के भी बहुत अधिक क्षति होती है, बेरोजगारी बढ़ता है इससे, ठीक है। शिक्षा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लगभग मानसून में 2 से 3 महीना बाढ़ की स्थिति रहता ही रहता है। लोगों की शिक्षा पर बहुत बड़ा इसका कारण है, और यही कारण है कि बिहार का शिक्षा पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं कि शिक्षा बहुत प्रभावित होता है इससे। बच्चों का शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो,
कुछ भी शिक्षा हो, बाढ़ की स्थिति में लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और ये बिहार के शिक्षा का जो निम्न स्तर है, सबसे एक मुख्य कारण है। राज्य की आर्थिक कोष की क्षति, राज्य के आर्थिक कोष की बहुत ज्यादा क्षति होती है, क्योंकि हर एक साल बाद बाढ़ आती है तो राज्य के बहुत सारे जीडीपी का अधिकांश क्षेत्र चला जाता है राहत कोष में। राज्य के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। जान माल की क्षति होती है, मवेशियों के भी, मनुष्य की भी बहुत सारी क्षति होती है। बिजली की कटौती होती है, बिजली की कटौती होने से पूरे के पूरे काम ठप पड़ जाते हैं। वहां पे ना कोई औद्योगिक काम चल पाएगा, अंधेरा में डूब जाता है, क्योंकि बिजली देने से ये भी होता है कि पानी में करंट लगने की डर रहता है। तो ये चीज बिजली की कटौती होती है, ठीक है। पानी की आपूर्ति में बाधा होती है, लोगों की शुद्ध पेयजल नहीं मुहैया करा पाते हैं सरकार। मृदा अपरदन होता है, बाढ़ के कारण मृदा का तेजी से अपरदन होता है, क्योंकि जंगलों की कटाई और पेड़ों की कटाई होने से मृदा की अपरदन तेजी से बढ़ता है। वनस्पतियों को भी इससे नुकसान होता है, कृषि को नुकसान होता है, क्योंकि बिहार देख रहे होंगे कि आप लोग, बिहार अधिकांशतः जो जनसंख्या है वो कृषि और कृषि आधारित क्षेत्रों पे आधारित है उसकी जीविका। तो कृषि को ज्यादा से ज्यादा नुकसान उस क्षेत्र में होता है। तो कृषि के नुकसान के चलते गरीबी, बेरोजगारी, पलायन की समस्या इत्यादि बनी हुई रहती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बाढ़ से बचने का क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं या क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। बाढ़ से बचने का उपाय को 3 सेक्टर में बांट दिया है। सबसे पहले तो तत्कालिक उपाय हो गया, अल्पकालिक उपाय हो गया, दीर्घकालिक उपाय हो गया। क्योंकि बाढ़ आएगी तो उसको तत्कालिक कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो तत्कालिक में क्या होगा, मेडिकल सुविधा वहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिएगा बाढ़ की समस्या से वहां पे मेडिकल की समस्या, हैजा, मलेरिया, बहुत बहुत आपके रोग वहां पे फैलना शुरू हो जाएंगे, डेंगू, आपको खाद्यान्न की समस्या, शुद्ध पीने की जल नहीं मिलेगा। तो इसके कारण मेडिकल फैसिलिटी वहां पे तुरंत राहत कार्य में भेजना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से लोग डूब भी जाएंगे। तो डूब जाएंगे तो उनको बचाने के लिए या उनको मेडिसिन जो क्षति होगा शरीर में वो पूर्ति करने के लिए, खाद्यान्न की समस्या, क्योंकि उनके सभी खाद्यान्न बर्बाद हो जाएंगे, जो भी स्टॉक में जमा किए हुए रहेंगे उनके खाद्यान्न नुकसान पहुंच जाएंगे बाढ़ से। तो तत्कालिक समस्या मेडिकल और खाद्यान्न, भोजन की व्यवस्था तुरंत करनी पड़ेगी। हम लोग अब देखेंगे अल्पकालिक उपाय, पुनर्वास वहां से करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि रहने के लिए वहां पे, क्योंकि बुजुर्ग भी उनके साथ रहेंगे, बच्चा भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेगी। तो पुनर्वास की समझ उपाय वहां पे करना पड़ेगा। आधारभूत संरचना की मरम्मत करनी पड़ेगी। आधारभूत संरचना जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब आधारभूत जो भी संरचना है उसको मरम्मत करनी पड़ेगी और उसका उपाय करना पड़ेगा। तटबंधों की मरम्मत, जो भी तटबंध टूट गए हैं, तटबंधों की मरम्मत करके हम अल्पकालिक उपाय कर सकते हैं। एक स्वतंत्र आयोग का गठन, एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाना चाहिए कि किस तरह से काम चल रहा है या किस तरह से बाढ़ पे जो टीम है वो काम कर रही है। पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, जो भी नुकसान हुआ है उसकी पुनर्निर्माण करना चाहिए। पानी और शौचालय का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। ये अल्पकालिक प्रबंध हो गए, ठीक है। दीर्घकालिक उपाय में हम लोग देखते हैं कि बाढ़ पे दीर्घकालिक उपाय यानी परमानेंट उपाय क्या किए जा सकते हैं कि बिहार के बाढ़ से बचाया जा सके या बिहार में बाढ़ की स्थिति कम किया जा सके, क्योंकि पूरा तो खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिमालय पर्वत और नेपाल के माध्यम से यहाँ पानी आएगा ही आएगा। तो उसको कम कैसे हम कर सकते हैं, नदी जोड़ो परियोजना को लागू करना पड़ेगा। जहां एक तरफ उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। तो जो भी नदी है वहां का, उत्तरी बिहार का, उस नदी को
गंगा में आकर के मिलाना पड़ेगा। और नदी जोड़ो परियोजना यानी जहां पे सूखा प्रभावित है वहां फायदा इससे हो सकता है और उस क्षेत्र में बाढ़ भी खत्म हो सकता है। ठीक है। चेक डैम का निर्माण कर उपग्रहों के माध्यम से, उपग्रहों यानी सैटेलाइट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं किस क्षेत्र में बाढ़ और किस क्षेत्र में सूखा आने की स्थिति है, वहां पे पहले से व्यवस्था किया जा सकता है। ठीक है। वृक्षारोपण कर, आज के युग में वृक्षारोपण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वनों का विनाश अधिक से अधिक हो रहा है। तो वृक्षारोपण करके बहुत हम फायदा ले सकते हैं क्योंकि उससे तटबंधों की जो कटाई होती है और भूस्खलन होता है वो कम हो जाएगा। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक दल की जागरूकता होना जरूरी है क्योंकि पिछले जो भी राजनीतिक दल अगर वोट मांगने जाते हैं बाढ़ की समस्या कोई नहीं उठाते हैं। तो बाढ़ की समस्या एक बहुत विकट समस्या है। तो ये राजनीतिक दल में भी जागरूकता आना चाहिए कि वो अपना चुनाव में भी एक अहम मुद्दा रखें, बाढ़ की समस्या और सूखा की समस्या। नदियों का गाद हटाना, नदियों में गाद जो बैठ जाता है उसको हटा करके बाढ़ को कम किया जा सकता है क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है या तटबंध है वो गाद बढ़ने से तटबंध नीचा हो जाता है और वो नदियां अपना जल स्तर विस्तृत क्षेत्र में फैला कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हो गया बाढ़। हम ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि जितने भी दोस्त जरूरत एग्जाम दे रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।